हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, फिर आकर ये वाला वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल से संबंधित वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के बाद में मैं कवर करने वाला हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। प्री और मेंस के हिसाब से ही दोनों मैं कवर कर रहा हूँ। जो भी पीसीएस एग्ज़ाम होती है उसके प्री और मेंस के हिसाब से ही मैं लगभग कवर कर रहा हूँ। और इसके बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं मेंस के हिसाब से भी पढ़ा दिया करूँगा आपको, लेकिन अभी हम प्री कम मेंस कवर कर रहे हैं। मेन जो बातें हैं वो कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार को समझने के लिए एक फिर से मैं थोड़ा ओवरव्यू बना देता हूँ आपके दिमाग में, ताकि परछाई आपकी बनी रहे दिमाग में। तो ये रहा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इतना यहाँ से यहाँ तक प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूखंड जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। तो भारत का इतना भूखंड जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इधर है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो ठीक है, इतना हिस्सा जो घिरा हुआ है उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और ये पठारी भाग है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये इतना है यहाँ अंदर ही अंदर। तो इसके जो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम किधर जाएगा? उत्तर ऊपर, पश्चिम इधर। तो उत्तर पश्चिम में इसके अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, और इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर किधर आएगा? उत्तर इधर और पूर्व इधर। ये उत्तर पूर्व ऐसे जाएंगे, टेढ़ा जाएंगे। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। इसके पूर्व में ये रहा पूर्व। इसके दक्षिण पूर्व कहेंगे वैसे तो। इसके दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत स्थित है और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है। ये हो गई हमारी लोकेशन प्रायद्वीपीय भारत के पठार की। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत ही मालवा का पठार आ जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ जाती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ जाती है, नर्मदा की रिफ्ट वैली आ जाती है, ताप्ती की रिफ्ट वैली आ जाती है, और दक्कन का पठार आ जाता है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। दक्कन का पठार आ जाता है और दंडकारण्य पठार आ जाता है, छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। ठीक है। और इसके बाद में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को हम अलग से कवर करेंगे घाट पर्वत के रूप में। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दक्कन का पठार पढ़ेंगे आज हम, विंध्याचल पढ़ेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है। शिलांग का पठार जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा आपको। तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पर दिख रहा है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ लिखा है? ये रहा, यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के आगे, छत्तीसगढ़ के भी आगे। कहाँ पर? बिहार के लगभग, बिहार झारखंड में छोटा नागपुर का, और कुछ हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल में भी आता है। छोटा नागपुर का पठार वहाँ पर स्थित है। तो लिखेंगे अब छोटा नागपुर का पठार। ये देखिए स्थिति कहाँ का बता रहा है? झारखंड व पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यह एक समप्राय मैदान है। समप्राय मैदान है, और इसमें जो एक नदी बहती है छोटा नागपुर का पठार से, दामोदर नदी, इसके दो बराबर भागों में बढ़ती किसको? छोटा नागपुर का पठार। ये देखिए, ये मैंने बना दिया है छोटा नागपुर का पठार का एक ओवरव्यू। यह डायरेक्शन डाल दी है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बह रही है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी इसको दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को कहते हैं हजारीबाग का पठार, और इसके दक्षिण में जो है भाग है दामोदर नदी के, उसको कहते हैं रांची का पठार। और रांची की पठार में ही कौन सी नदी गुजर रही है? स्वर्ण रेखा नदी गुजर रही है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर कौन स्थित है? रांची स्थित है। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी। तो झारखंड की राजधानी किसकी, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। ऐसा डायग्राम आप भी बना लीजिएगा। और ये जो दामोदर नदी घाटी, यह भी रिफ्ट वैली में बहती है, मतलब भ्रंश घाटी में बहती है। तो भारत की तीन नदियाँ हो गई है जो रिफ्ट वैली में बहती है। कौन कौन सी तीन नदियाँ हो गई है? नर्मदा बहती है रिफ्ट वैली में, ताप्ती नदी बहती है, और दामोदर नदी बहती है। रिफ्ट वैली क्या होती है ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है। और ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, यह खनिजों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। अधिकतर खनिज बहुत पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर, भारत का रूर जो है रूस में स्थित है, और यह रूस जो है रूस में स्थित है, और वहाँ वह भी खनिज समृद्ध है बहुत। तो रूर, इसीलिए इसको भारत का रूर कहते हैं। रूर कहाँ पर स्थित है? रूस में। ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे हम शिलांग का पठार।
तो शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक, जो गारो पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये वापस से डायग्राम में लाता हूँ। शिलांग का पठार कहाँ स्थित है? मेघालय में। यहाँ पर जो है गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं और 2 पहाड़ी और आती है शिलांग के पठार के अंतर्गत, वो आती है असम में मिकिर और रेंगमा ऐसी। तो ये इतनी जो पहाड़ियाँ हैं किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। ठीक है, क्यों हिस्सा है वो मैं आपको पहले बता दिया है कि ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ जो पश्चिम बंगाल में है, ये प्राचीन काल में कहाँ तक विस्तृत थी? मेघालय और असम में। किन पहाड़? मेघालय और असम तक विस्तृत थी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों ने धीरे धीरे इस हिस्से को, ये जो पहाड़ियाँ, इनको कहाँ पर काटना आरंभ कर दिया? बांग्लादेश में काटना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे काट काट कर क्या हो गया? राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर रेंगमा का संपर्क आपस में टूट गया। तो यहाँ पर एक गैप बन गया। तो इस गैप को क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, क्योंकि यहाँ पर मालदा स्थित है। भारत का सबसे पश्चिम बंगाल में मालदा शहर स्थित है, उसके बाद में बांग्लादेश लग जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? मालदा गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसीलिए कोई भी पहाड़ी नहीं पाई जाती है और उसे वहाँ मैदान पाए जाते हैं और उसे नदियों का देश कहते हैं, क्योंकि नदियाँ बहुत बहती हैं वहाँ पर। तो ये समझ में आ गया कि शिलांग का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, ना कि वो हिमालय का हिस्सा है। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं शिलांग के पठार के अंतर्गत? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। तो शिलांग का पठार, ये मैं जो बता रहा हूँ पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर स्थित है। और इसकी सबसे ऊँची पहाड़ी कौन सी है? उच्च शिखर कौन सा है? नोकरेक। नोकरेक कहाँ पर स्थित? गारो पहाड़ी पर स्थित। ये गारो हो गई, ये खासी हो गई, ये जयंतिया हो गई। ठीक है, और ये मिकिर और ये रेंगमा। ठीक है, असम में। तो ये हो गया हमारा शिलांग का पठार भी मैंने आपको समझा दिया। इसको मैंने पहले समझा दिया, इसीलिए मैंने इसे जल्दी से समझाया है, ताकि एक बार वापस से आपको रिवाइज हो जाए। तो आगे हम हेडिंग डालेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी डालेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के लिए फिर से मैं ये लेके आता हूँ। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको कहाँ पर दिख रही है? मालवा के पठार के दक्षिण में दिख रही है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और मालवा के पठार के उत्तर में क्या है? उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है और नर्मदा की जो रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, बीच में नर्मदा बह रही है इन दोनों के। तो नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब ऐसा ही डायग्राम आप बना लीजिएगा। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यह पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसका कोई भाग दूसरे राज्यों में स्थित नहीं है, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका जो पूर्वी विस्तार कहते हैं उसे कहते हैं भांडेर और कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये कुछ इस प्रकार से विस्तृत है मध्य प्रदेश में। ये जा रहा है विंध्याचल पर्वत और कुछ ये 2 ऐसी पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसको नाम दे दिया भांडेर और इसको नाम दे दिया कैमूर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल, इसको तो विंध्याचल ही बोलेंगे पश्चिमी भाग को, और पूर्वी भाग जो रहेगा इसका 2 श्रेणी ऐसी स्थित है, तो उन्हें कहते हैं भांडेर और कैमूर की पहाड़ियाँ श्रेणी। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इसके दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इसके बाद में पढ़ेंगे दक्कन का पठार। ठीक, और इसके बाद में हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है समाप्त हो जाएगा और हम पढ़ेंगे उसके बाद में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ठीक है, अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हम हेडिंग डालेंगे और मैं फिर से आपको ले चलता हूँ मैप पे। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको कहाँ पर दिख रही है? ये दिख रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर स्थित है? ये रहा, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और किसके उत्तर में स्थित है? या तो आप दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है लिख देंगे, या तो फिर आप लिख देंगे यहाँ पर कौन सी नदी बह रही? ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी इसके उत्तर में स्थित है। दोनों आंसर सही होंगे। या तो ताप्ती नदी यहाँ से बह रही है, ये जा रही है कहाँ गिर रही है? खंबात की खाड़ी में। और इधर नर्मदा बह रही है, ये भी कहाँ जा रही है? खंबात की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, ये नाम डाल लेना आपने, मैंने नहीं डाले हैं। तो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा लिख देता हूँ मैं, और इसको नाम दे देना ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती के उत्तर में कौन स्थित है? सतपुड़ा पर्वत, और ताप्ती के दक्षिण में दक्कन का पठार। ठीक है, इसकी स्थिति बताएंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में स्थित है, ताप्ती नदी के उत्तर में, या दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्यों में? यहाँ का इसका विस्तार गुजरात में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है
जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ जो शिखर है वो कहाँ, कौन सी पहाड़ी पर आता है, महादेव पर्वत पर आता है, महादेव पहाड़ी पर आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ फिर से क्या क्या लिखना है हमें। तो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है ये मैं आपको समझाना भूल गया हूँ, तो फिर से ले चलता हूँ। एकमात्र ब्लॉक पर्वत स्थित है भारत का, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। क्या नाम है उसका, सतपुड़ा। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जब दो भ्रंश घाटियों के बीच में कोई पहाड़ होता है तो वह ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ठीक है, ये रहा। तो भ्रंश घाटियाँ कौन कौन सी है, ये नर्मदा भ्रंश घाटी और ताप्ती भ्रंश घाटी। तो दोनों के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है, सतपुड़ा पर्वत, तो उसे कहेंगे ब्लॉक पर्वत। दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं, पश्चिम में कहाँ, राजपीपला कहाँ आ जाएगा, गुजरात में। राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात में पश्चिम में, और इसके पूर्व में आएगी महादेव पर्वत श्रेणी, कहाँ पर आएगी, मध्य प्रदेश में। और मेकाल पर्वत श्रेणी ये भी मध्य प्रदेश में आएगी, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में मेकाल पर्वत श्रेणी। राजपीपला, महादेव और मेकाल। महादेव का कुछ भाग आता है राजस्थान, महाराष्ट्र के अंतर्गत, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो मैं बता चुका हूँ धूपगढ़ है, 1350 मीटर है इसकी। जो कौन से पर्वत पर स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है। और मेकाल पर्वत श्रेणी जो सबसे पूर्वी पर्वत है किसका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो मेकाल पर्वत का सबसे उच्च शिखर कौन सा है, अमरकंटक। मेकाल पर्वत का बोल रहा हूँ, सिर्फ मेकाल पर्वत का उच्च शिखर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे उच्च शिखर क्या हो जाएगा हमारा, धूपगढ़। तो ठीक है, मेकाल पर्वत का उच्च शिखर है अमरकंटक, और अमरकंटक से ही क्या निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इसका विस्तार जैसे मैंने बताया गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है ये 3 राज्यों में। और मध्य प्रदेश का ऐसा पर्वत श्रेणी जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही विस्तृत है, तो क्या नाम आएगा उसका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो अब हम हेडिंग डालेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार लिखेंगे, ये दक्कन ट्रैप से निर्मित है। पहले मैं दक्कन ट्रैप में बता दिया दक्कन ट्रैप क्या होता है। जब भारतीय उपमहाद्वीप, ये इसको उपमहाद्वीप भी बोलते हैं, जब भारत का प्रायद्वीपीय पठार जब किससे अलग हो रहा था, अफ्रीका से। अफ्रीका का हिस्सा था पहले ये। तो अफ्रीका से जब धीरे धीरे अलग हो रहा था तो उन दोनों के बीच में दरार पड़ गई। यहाँ से दरार पड़ी और दरार में से क्या निकला, लावा निकला, शांत लावा। शांत लावा धीरे धीरे बाहर निकल कर ठोस और कड़ा हो गया। ठीक है, तो जब वो ठोस और कड़ा हो गया तो उससे क्या बना, एक पठारी भाग बन गया। और उस पठारी भाग को क्या नाम दे दिया हमने, दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप। तो जब लावा बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। तो दक्कन का पठार का निर्माण कौन सी चट्टान से हुआ, बेसाल्ट चट्टान से हुआ। ये दिख रहा है आपको दक्कन का पठार, ये पूरा दक्कन का पठार है। उसका कुछ हिस्सा पूर्व में छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में भी स्थित है। किसका, दक्कन का पठार का। ये देखिए मैंने बना दिया है, थोड़ा गलत बनाया लेकिन अब समझने के हिसाब से तो बना दिया है। तो दक्कन का पठार ये रहा, और इसको भी दक्कन का पठार कहेंगे। इसको दक्कन का पठार को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या कहते हैं, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार। तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। और बेसाल्ट चट्टान जब अपक्षय होता है, मतलब ऋतु के प्रभाव से जब टूटती फूटती अपने स्थान पर ही, तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण। ये मैं सब पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो दक्कन का पठार का जो पूर्वी भाग है उसे क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य के पठार का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को कहते हैं, मैं वापस आपको इधर ले चलता हूँ, दंडकारण्य का पठार। ये देखिए दंडकारण्य का पठार जो है छत्तीसगढ़ पर उड़ीसा में स्थित है। मैंने आपको उसमें बता दिया मैप में। और दंडकारण्य के पठार का जो दक्षिणी भाग है नीचे का, उसे कहेंगे बस्तर का पठार। ये दक्षिणी भाग यहाँ पर बस्तर का पठार है। बस्तर का पठार जो है वह टीन का एकमात्र भंडार है भारत में। ये देख लीजिए, टीन का एकमात्र भंडार कहाँ है, दक्कन के बस्तर के पठार में। ठीक है, ये मैंने बता दिया दक्कन का पठार जो दक्कन ट्रैप से निर्मित है। दक्कन ट्रैप किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से। लिख दीजिए, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान कब बनती है, जब शांत लावा पृथ्वी के गर्भ से निकलकर फैलकर कड़ा हो जाता है, ठोस हो जाता है तब। और दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है, ये रही, मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। तो ये है पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र, सारी पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। कभी कभी आ जाती है
हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अक्सर बालाघाट पहाड़ी नाम आता है तो लोग मध्य प्रदेश लगा देते हैं, क्योंकि बालाघाट जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है लेकिन बालाघाट पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी और गविलगढ़ श्रेणी ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है, सारी की सारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दक्कन का पठार। और इस प्रकार से हमने प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम बढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो मेरे साथ बने रहिएगा पढ़ने के लिए, बहुत ही इसी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। फिर से एक बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड बाय।